सो दिस बुक इज़ नाउ अ बेस्ट सेलर एंड मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चर्चाओं में है ये बुक बिकॉज ऑफ द टाइटल एज वेल, क्योंकि व्हेन यू सी द टाइटल इट ऑटोमेटिकली स्ट्रक्स यू कि क्या है इस बुक के अंदर। मुझे लगता है कि लड़कों को कभी सिखाया नहीं जाता ये वाला चीज़। क्या होता है कि गर्ल्स को घर से एक अपब्रिंगिंग में एक इमोशनल केयर मिलता है, पर लड़कों को ये वाली चीज़ नहीं मिलता है। तो वो बड़े होके भी जब वो किसी पार्टनर के साथ इंक्लूड होते हैं या फिर किसी के साथ भी इंक्लूड होते हैं तो उनको वो चीज़ नहीं समझ आती है कि हमें इसको कैसे नेविगेट करना है। लाइक रिसेंटली आई सॉ द एपिसोड ऑफ समय रैना स्टिल अलाइव एंड उसमें भी उसने एक लड़के के इमोशन के बारे में काफ़ी कुछ बातें करी हैं कि कैसे उनको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी लाइक दिस ओनली, हैव टू बी अ मैन, यू कैन नॉट शो योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकते हो। बट हम न्यू लॉज डिस्कस कर लेते हैं, हम इधर उधर की सब बात कर लेते हैं, पर हमारी कभी इमोशनल बात नहीं हो पाती। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अच्छा पापा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो वो बताते हैं, पर इट्स लाइक कि वो आंखों में देख के बात नहीं करते। I've seen people who are 25-30 years in a marriage and now they are breaking up. They are going ahead with the divorce. Why? Because right now they felt it कि चलाना है. There was no love. और मैंने नोटिस करा एक अंकल थे, वो वॉक भी सही से नहीं कर पा रहे थे, पर वो फ्लावर्स ले रहे थे, तो मैं उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। देन ही सेड कि आज हमारी शादी को 50 साल हो गए, तो आई एम टेकिंग फ्लावर्स फॉर हर। आपको क्या लगता है कि लड़कियां विक्टिम दिखा रही हैं बिकॉज यू आर अ मेल एंड बीइंग अ मेल यू रोट दिस बुक, यू रोट हाउ टू ट्रीट हर राइट, सो व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू वांट टू हाईलाइट कि ये चीज़ें लड़के करते ही हैं और इसके अंदर लड़कियां विक्टिम प्ले नहीं करती। माइंड इतने फ्लश हो गए हैं, सबको एक वो लवी डवी लाइफ चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट आ रहे हैं, गुड नाइट के टेक्स्ट आ रहे हैं, एंड वी आर लाइक इन ऑलवेज इन द हनीमून पीरियड। हर इंसान में अब खुद को एक अपने माइंड में बिल्ड करना पड़ेगा कि यार दिस इज़ राइट फॉर माई रिलेशन, दिस इज़ राइट फॉर माई पार्टनर, दिस इज़ राइट फॉर मी, दिस इज़ राइट फॉर अस। जब तक दूसरों के बताने पे चलोगे आगे नहीं चल पाओगे। हाय एवरीवन, आज हम हैं फिर से एक और नए एपिसोड के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अक्सर हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया की पूरी फीड रिलेशनशिप एडवाइस से भरी हुई होती है, लेकिन क्या उन्होंने वो चीज़ें कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं जो आपको वो रिलेशनशिप एडवाइस दी जा रही है। सो इसी के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं एक ऑथर जो हमें इस रिलेशनशिप के बारे में उनकी क्या स्टोरी रही है उसके बारे में बताएंगे और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिख डाली है। तो वेलकम करते हैं मिस्टर गौतम का। हाय गौतम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो फर्स्टली टेल अस अबाउट योर बुक गौतम, टेल अस अबाउट योर जर्नी, दैट हाउ डिड दैट आइडिया केम कि आपको एक बुक लिखनी है, दैट हाउ टू ट्रीट हर राइट। हाय एवरीवन, आई एम गौतम ग्रोवर, आई एम द ऑथर ऑफ हाउ टू ट्रीट हर राइट। एंड अगर आप पूछो इसका आइडिया कहाँ से आया, तो इट्स लाइक कि ये था हमेशा से माइंड में, पर लगता था यार लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, वो एक कन्फ्यूज़न था हमेशा से। बट अराउंड 2 years बैक मैंने सोचा कि नहीं यार, ये सोसाइटी में काफ़ी नीड है इसका अभी। देवर अ टाइम मैं एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था एंड आई सॉ अ कपल फाइटिंग। उसमें क्या था, लड़के ने आई गेस कुछ तो बाद में कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पकड़ा हुआ था, वो लड़की के फेस पे थ्रो करा एंड ही जस्ट लेफ्ट द मेट्रो। एंड तो वो मोमेंट था पर्टिकुलर, लड़की नीचे मेट्रो के फ्लोर पे बैठी एंड शी वर क्राइंग। तो वो मोमेंट मेरे में स्ट्रक हुआ कि यार ऐसा क्यों हुआ कि लोग पब्लिक में ये कर रहे हैं, करना कहीं पे भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पब्लिक में भी कर रहे हैं तो दिस इज़ लाइक ए सीरियस कंसर्न नाउ। तो तब मैं बुक्स लिख रहा था आई गेस, तब मैंने अराउंड सेकंड बुक की मेरी राइटिंग चल रही थी। फ्रॉम दैट टाइम मैंने इसकी राइटिंग चालू करी एंड नाउ दिस बुक इज़ हियर। सो दिस बुक इज़ नाउ अ बेस्ट सेलर एंड मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चर्चाओं में है ये बुक बिकॉज ऑफ द टाइटल एज वेल, क्योंकि व्हेन यू सी द टाइटल इट ऑटोमेटिकली स्ट्रक्स यू कि क्या है इस बुक के अंदर। तो जैसे आप बता रहे हो कि मेट्रो में आपने देखा, एक स्टोरी थी, एक जर्नी थी, माइट भी समटाइम्स कोई ट्रॉमा रहता है जिसकी वजह से लड़के भी वो बिहेव करते हैं। आई एम नॉट पुटिंग अ बैड लाइमलाइट ऑन अ बॉय कि उन्होंने जो करा वो ऑब्वियसली गलत था, बट उसके पीछे भी बैक स्टोरीज होती हैं। तो व्हेन यू रोट दिस बुक, ऐसी कोई थॉट्स या ऐसे कोई प्रोसेस आपके माइंड में थे? मुझे लगता है कि लड़कों को कभी सिखाया नहीं जाता ये वाला चीज़। अगर मैं इसमें अगर थोड़ा और इन डेप्थ जाऊँ
क्या होता है कि गर्ल्स को घर से एक अपब्रिंगिंग में एक इमोशनल केयर, एक इमोशनल इंटेलिजेंस से थोड़ा मिलता है, घर से एक इमोशनल Right. केयर मिलता है, पर लड़कों के वाली चीज़ नहीं मिलता है। Right. तो वो बड़े होके भी जब वो किसी पार्टनर के साथ इंक्लूड होते हैं या फिर किसी के साथ भी इंक्लूड होते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं समझ आती है कि हमें इसको कैसे नेविगेट करना है, या हमें कैसे साइंस समझने हैं, या हम कैसे इस रिलेशन को एक हेल्दी रिलेशन में अपना मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको नहीं समझ आता है। सो ये बुक वो छोटी छोटी गलतियों को ना होने से बचाएगी, वो गलतियाँ ना हो, और हम एक बेटर रिलेशन में अपने पार्टनर को 100% दे पाएँ। बिकॉज कई बारी ना वो एक डिसीज़न का ही एक फ़र्क रह जाता है, कोई रिलेशन को बहुत अच्छा चलाने में और अचानक से ख़त्म होने में। तो जब आपने ये बुक लिखी तो इसके साथ आपकी भी कोई स्टोरी या आपका भी कोई एक्सपीरियंस होगा जो कनेक्टेड रहा होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर वो इमोशंस आए? राइट। अगर मैं बात करूँ मैं अब लाइक अबाउट माई ओन पर्सनल लाइफ, पास्ट में ऐसी चीज़ें रही हैं कि मुझे लगा कि यार मैंने अपना बहुत अच्छे से 100% दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी एक मेहनत करी है, आप बोलो एक रिलेशन को वर्क करने में, पर वो नहीं वर्क कर पाया। अब उसके रीजंस भी हैं इसमें। इट्स लाइक कि कई बार आप पूरी कोशिश करते हो, अपना 100% देते हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होती है, पर अगर सामने वाला, फॉर मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा तो उससे स्टेप बैक भी कैसे करना है, इस बुक में वो भी है कि आप अपना 100% दो, पर एक उसकी भी एक लिमिट है। अगर आपको पता है आपकी एनर्जी प्योर है, आपने सब करा है, उसके बाद भी अगर आपको वो एनर्जी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी पड़ेगी। सो इमोशनल ग्राउंड पे, लाइक रिसेंटली आई सॉ द एपिसोड ऑफ समय रैना स्टिल अलाइव, एंड उसमें भी उसने एक लड़के की इमोशन के बारे में काफ़ी कुछ बातें करी हैं कि कैसे उनको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी लाइक दिस ओनली, यू कैन नॉट, या यू हैव टू बी अ मैन, यू कैन नॉट शो योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकते हो, बट वो इमोशंस दिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट कि आपका रिलेशन, बी इट विद योर पार्टनर, बी इट विद योर सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, फैमिली, किसी के साथ भी जो रिलेशन है वो अच्छा ग्रो करे, क्योंकि दैट्स वाई आई गेस बहुत सारे लोगों को एंड स्पेशली लड़कों को अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। इज़ दैट राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई 20-22 साल का ही लड़का है, ठीक है, अगर वो कॉलेज से शाम को घर जा रहा है, अब वो घर जाके अपनी मम्मी को या पापा को बहुत रेयरली बताता है कि मम्मा आज कॉलेज में ऐसा हुआ, आज मैंने ये करा, आज ये लेक्चर लगा, या फिर आज मेरी इस लड़की से बात हुई। एक हमारे इंडियन सोसाइटी में देयर इज़ अ थिन वॉल। आप पेरेंट्स से बहुत लिमिटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हो। आप अगर उनसे बाहर जाओगे तो आपको लगेगा यार तू लड़का है, यार तू लड़का है, तू ये बात नहीं कर सकता, राइट। तू घर आके बात करेगा तो तेरी बहन क्या देखेगी। हाँ। तो ये चीज़ रहती है हमारे में हमेशा से, एंड अलग एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं पेरेंट्स की कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो होता है कि 18 तक वो बच्चा होता है, यार अभी तो तू स्कूल में है, अभी तो तू क्या करेगा, तू 11वीं-12वीं पास कर, एंड कॉलेज में जाते सडनली हम एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि यार अपना थोड़ा कमाना चालू कर। अब देखो ये चीज़ एक सिचुएशन वाइज है, सबके घर की सिचुएशन अलग हो सकती है, पर क्या होता है कि एक लड़कों के दिमाग में थॉट आ जाता है कि नहीं यार अब मैं यार कॉलेज जाने लगा हूँ, घर से कितनी बार पैसे मांगूंगा, अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा खुद का देख लेता हूँ। पर अगर लड़कियों की बात करो, गर्ल्स के माइंड में भी आज के टाइम में बहुत है, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, पर उनके पास एक चीज़ रहती है कि यार कुछ नहीं हुआ तो आई कैन आस्क माई पेरेंट्स। पर लड़कों की चीज़ ये धीरे 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 खत्म हो जाती है, एंड वो शायद एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ही स्टार्टिंग से उनके ऊपर थोप देते हैं, क्योंकि उनके घर का एनवायरनमेंट ही शुरू से ही होता है कि पापा सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी आई गेस वहीं से ही शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली मैं आपको अपना बताऊँ, लाइक मेरे फादर के साथ मेरी बात होती है, हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हम फैमिली डिस्कस करते हैं, हम न्यू लॉज डिस्कस कर लेते हैं, हम इधर उधर की सब बात कर लेते हैं, पर हमारी कभी इमोशनल बात नहीं हो पाती है। मतलब इमोशनल बात होती है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ अच्छा पापा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो वो बताते हैं, पर इट्स लाइक कि वो आंखों में देख के बात नहीं करते। राइट। वो कभी आंखों में नहीं देखेंगे। अच्छा टीवी देखते हुए बोल दिया, बता दिया, मैंने कुछ डांट के बोल दिया कि अच्छा ये कर लो, दवाई ले लो या कुछ कर लो, तो सुन लेते हैं, पर वो आंखों में देख के कभी बात नहीं करेंगे, तो वो कभी रहा ही नहीं है। पर अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं खुद को देखूं 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो मेरे साथ ये वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझना समझाना सारी चीज़ें। पर इतना भी है कि हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं लड़कों के, मोस्ट ऑफ ने जो उनको चाहिए सब कुछ करा है, उनको पढ़ाई के लिए चाहिए, उनको बाहर जाने के लिए चाहिए, सब चाहिए। मेरे फादर ने मुझे हमेशा ये बोला कि तुझे जो करना है तू कर,
मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, तुझे अपना राइटिंग में जाना है, तुझे अपना आईटी में जाना है, तुझे जॉब नहीं करनी है, तुझे जैसे करना है तो कर, मैं यहाँ पे तेरे लिए हूँ पीछे बैक में। एक सपोर्ट रहता है, पर इमोशनली अनअवेलेबिलिटी बहुत हाईली रहती है। बट आपने जैसे ये बुक लिखी एंड इसमें यू आर ऑल्सो सेइंग दैट आपके भी अपने पेरेंट्स के साथ वो इमोशनल वो वाली बॉन्डिंग नहीं रही जैसे जो होती है कि भाई एक लड़का शो कर रहा है एंड उसका फादर भी अपने इमोशंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ आपके अंदर बिल्ड कैसे हुई एंड हाउ यू सॉ दिस थिंग? बिकॉज आजकल क्या देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे आई एम सीइंग कि हर जगह पे आपको दिखेंगे दैट अ गर्ल इज़ सेइंग, चीख चीख के बोल रही है कि मुझे इमोशनल सेफ्टी चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। एंड लोगों ने उस चीज़ को मोस्टली ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि चाहिए क्या लड़की को, जबकि वो क्लियरली कम्युनिकेट करी, शी डजंट वांट एनी गिफ्ट फ्रॉम यू, शी डजंट वांट एनीथिंग, एनी एक्सपेंसिव थिंग फ्रॉम यू, शी जस्ट नीड अ इमोशनल सेफ्टी। तो वो आपके अंदर कैसे बिल्ड हुई? मेरे में हमेशा से था एक बुक्स रीड करने का। इट्स लाइक कि देयर इज अ सेइंग कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो आप किसी ना किसी गलतियों से सीखते हो, राइट? तो आई लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स। तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट रहा। अगर मैं आपको जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वाली मैंने बात करी, अब वो भी मेरे में अंडरस्टैंडिंग तभी आई कि वो मुझे पता चला कि यार वो सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बैक में है सब, उनको वो हैं वहाँ पे। अगर वो चीज़ नहीं है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग वो रीडिंग से आई, दूसरे लोगों के मिस्टेक्स समझ के आई। अब मुझे पता है कि अच्छा नहीं है पर वो हैं वहाँ पे, तो मुझे कोई इस चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक कि लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द एज यू सेड लाइक सोशल मीडिया। माइंड इतने फ्लश हो गए हैं, सबको एक वो लवी डबी लाइफ चाहिए कि अच्छा ठीक है गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट आ रहे हैं, गुड नाइट के टेक्स्ट आ रहे हैं, एंड वी आर लाइक इन ऑलवेज इन द हनीमून पीरियड, राइट? पर एक बार हनीमून पीरियड आता है फिर तो रियलिटी हिट होती है ना। और आई गेस हर रिलेशनशिप के लिए एवरीथिंग इज लाइक नीड्स टू बी डन, चाहे वो प्यार है, चाहे वो फाइटिंग है, कुछ भी है, बट आप सरवाइव कितना लंबा कर पाते हो वो आपको आपके उन्हीं स्टेजेस में आके पता चलता है दैट हाउ लॉन्गर यू कैन सर्वाइव। लाइक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो कहते हैं कि यार आपका जो सोलमेट भी होता है ना, सोलमेट भी आपको तभी मिलता है जब आप उसके लिए उतने एफर्ट्स डालते हो, राइट? अगर आप दोनों की किस्मत में हैं, आप दोनों का कनेक्शन भी तभी होगा जब वो उन लेवल्स को क्रॉस करके आप तक आने की कोशिश करेगी। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि यार सबको अपने अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा। तुम साथ में हो, तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है, पर तुम्हारे मन में कोशिश करने की वो एक इच्छा ही नहीं है, तुम कैसे कर लोगे? बट जैसे अभी सोशल मीडिया में हम देखते हैं, मैं जैसे बता रही हूँ दैट अ गर्ल इज सेइंग वेरी लाउडली कि भाई मुझे इमोशनल सेफ्टी चाहिए, राइट? एंड वहीं पे दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि उसके ऑपोजिट में जो कंटेंट बन रहा है दैट इज़ कि लड़कियां हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखाती हैं ये चीज़ें बोल के। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां विक्टिम दिखा रही हैं बिकॉज यू आर अ मेल एंड बीइंग अ मेल यू रोट दिस बुक, यू रोट हाउ टू ट्रीट हर राइट, सो व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू वांट टू हाईलाइट कि ये चीज़ें लड़के करते ही हैं और इसके अंदर लड़कियां विक्टिम प्ले नहीं करती हैं? अब यहाँ पे टोटल बात सारी अंडरस्टैंडिंग की आ जाती है कि हमेशा सोसाइटी क्या करती है, एक नैरेटिव देखती है, राइट? हमें जो दिखाया जाता है वो लोग समझ लेते हैं। अगर अभी बहुत सारे रियलिटी शोज़ चलते हैं टीवी में, उनको पहले क्या होता था कि वो एक लिमिटेड 1 घंटे का एपिसोड निकलता था, हम उससे पहले जज करते थे, और नाउ डेज वो 24 आवर्स का लाइव चालू कर दिया उन्होंने। अब लोगों को रियल पिक्चर दिख रही है। तो इट्स लाइक कि समटाइम्स जो लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं उनके अपने रीजंस होते हैं, वो परेशान होती हैं, वो तभी करती हैं। अब इसका अदर साइड ये है कि आजकल बॉयज़ के साथ भी बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो इट्स लाइक प्रॉब्लम दोनों के साथ है, पर दिख किसका जाता है वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। लड़कों के साथ ये होता है कुछ मोस्टली सीन होने के बाद ही वो चीज़ पिक्चर में आ पाती है, पर अगर एक वुमेन आपको एक वीडियो बना के भी इंस्टा पे डाल रही है तो पीपल आर मोर टेंड टू रिलेट विद इट एक लड़के से ज़्यादा। एंड दिस इज द मेन थिंग बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं करते लड़के, वो अपब्रिंगिंग ही नहीं है ना, वो बात ही नहीं है। बट लड़की जब उस चीज़ को बार बार अगर हाईलाइट कर रही है दैट कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू डू, उसके बाद भी अगर आप अपने रिलेशनशिप में बैक स्टेप पर हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो,
तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अनसीन अनहर्ट कर रहे हो और उससे वो ज़्यादा हर्ट हो रहा है रेदर देन कि आप उसकी बात सुन के उसके साथ लड़ लो, चिल्ला लो एंड ख़त्म कर दो उस फाइट को? वो फाइट आई गेस वहाँ ख़त्म हो सकती है, लेकिन जब हम ये चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे बिल्ड होती है एंड वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हर्ट एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करती हैं। मैं इस पे बोलूँगा कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, कि हम अपनी लाइफ में हर एक टाइम चॉइस करते हैं, भले हम किसी चीज़ के लिए हाँ करें या ना करें, भले हम कहीं जाएं या ना जाएं, भले हम अपने रिलेशन को एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजें या ना भेजें, देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक लड़का अगर कहीं से लोकेशन पे जा रहा है, उसने अपने पार्टनर को नहीं बताया और वहाँ पे पहुँचा, पार्टनर का कॉल आया कि अच्छा कहाँ पे हो, लड़के ने बोला कि यार मैं यहाँ पे हूँ, उसने बोला यार तुमने मुझे बताया नहीं, तो वो लड़का आगे से दो जवाब दे सकता है कि यार मैं हर चीज़ तुम्हें थोड़ा ना बताऊँगा, दूसरा कि यार वो जल्दी जल्दी में आ गया, मेरे से मिस हो गया, आई एम सॉरी। अब जवाब दोनों है, अब यहाँ पे चॉइस है। अगर उसने पहला जवाब दिया तो वो बैठेगी, ओवर थिंक करेगी, जब तक उसका कॉल बैक नहीं आता वो रात को सोएगी नहीं, क्या पता खाना ना खाए या रोती रहे, वो वेट करेगी। अगर उसने दूसरा जवाब दिया तो वो काम डाउन होगी, इमोशनली सेफ फील करेगी, सिक्योर फील करेगी, अपने रिलेशन के बारे में सोचेगी यार ही इज़ अ गुड मैन, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। एंड वो चॉइस लड़के नहीं लेते हैं। वो चॉइस लेने के लिए उनको नॉलेज भी नहीं होती है। तो हाउ वी कैन बिल्ड दैट नॉलेज? अब देखो, अब यहाँ पे एज वी डिस्कस कि घर से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, राइट, ठीक है, अब उनका फ्रेंड सर्कल आता है, अब फ्रेंड सर्कल वी ऑल नो, फ्रेंड सर्कल तो अगर लड़के लड़के हाँ, आपस में बैठ रहे हैं तो भाई यही होता तो है। उनमें से मैं कह रहा हूँ अगर 10 लड़के बैठ रहे हैं साथ में, तो उनमें से एक आधा लड़का ही ऐसा होगा जो तुझे ढंग की चीज़ बताएगा, तो जो तुझे बताएगा कि यार भाई तो ये कर, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज द राइट वे टू ट्रीट योर पार्टनर। यार क्या पता वो भी ना हो, तो इट्स कि हर इंसान में अब खुद को एक अपने माइंड में बिल्ड करना पड़ेगा कि यार दिस इज राइट फॉर माई रिलेशन, दिस इज राइट फॉर माई पार्टनर, दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज राइट फॉर अस। जब तक दूसरों के बताने पे चलोगे आगे नहीं चल पाओगे। आपको क्या लगता है कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लाइक किस तरह से एक लड़का विदाउट लाइक थिंकिंग एनीथिंग एल्स कि यार ये तो बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें हैं, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो करना चाहिए? बैठ के बात करना, बैठ के बात करना, हम बात करते हैं ठीक है, पर हम अवॉइड करते हैं वो हार्ड कॉन्वर्सेशंस कि जो हमारे रिलेशन का एक बेस डिसाइड करता है। एक लवी डवी बातें सब कर लेते हैं, रोमांटिक बातें सब ने कर ली हैं, कहीं घूमने जाना है या डिग्री टास्क के बारे में सब कर लेते हैं, बट द कॉन्वर्सेशन जिनसे एक इंसान के एक इमोशनली डेप्थ तक आप जा सकते हो, अबाउट हर, लाइक अबाउट हर और हिज पास्ट, उनको क्या ट्रॉमास रहे हैं, फैमिली ट्रॉमास क्या रहे हैं, एंड उनका फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फॉर एज लाइक फॉर मी पर्सनली, मेरी पार्टनर में मुझे दो चीज़ें मेन चाहिए लाइक कि एक तो वो एक उसका फ्यूचर गोल्स हो, एक उसको पता हो कि उसको करना क्या लाइफ में, अचीव क्या करना है, एक उसके एक इंडिविजुअल डिसीजंस हों कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है लाइफ में और दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी इन नेक्स्ट 2 years 5 years। तो जो वो माइंडसेट है मुझे पता है कि अच्छा मेरा माइंडसेट ऐसा है तो उसका माइंडसेट ऐसा होगा, तो वी गोना रॉक, राइट। तो सबको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पीपल आर जंपिंग इन रिलेशनशिप्स, आज इधर ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद उधर, 3 दिन बाद उधर से ब्रेकअप हुआ, 1 हफ्ते बाद उधर। तो भाई थोड़ा खुद को रेस्ट दे लो, पहले इमोशनली हील करो, देन जंप किसी और रिलेशन में। ये जो ट्रेंड हुआ है रिलेशनशिप्स का, ये आजकल नाउ डेज वी कैन सी मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड लॉट्स ऑफ डेटिंग एप्स आ गई हैं, बहुत सारे क्लब्स चलने लग गए हैं जहाँ पे आप सिंगल लोगों से जाके मिल सकते हो। तो आई गेस दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट, एंड लोगों को लगता है हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी हैव ऑप्शंस, यहाँ नहीं तो कहीं और, एंड वो ऑप्शंस के चक्कर में वो टाइम निकलता जाता है एंड द राइट पर्सन हु इज़ जस्ट सिटिंग लाइक बिसाइड यू, आप उसको मिस कर देते हो। लाइक दिस कुछ साल पहले अगर हम बात करें, बैक जाएं लाइक 10-11 साल पहले की बात करें, रिलेशनशिप्स में एंड रिलेशनशिप में आने की डेफिनेशंस बहुत डिफरेंट होती थी। एक ब्रेकअप होना भी इट वाज लाइक कि ओ इट वाज लाइक ब्रेकअप हो गया, किस लिए हुआ। आजकल तो कोई पूछता ही नहीं है कि रीज़न क्या था ब्रेकअप का। वो सोचते थे कि भाई वाई, राइट। अब ये हो गया कि अच्छा कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया ना, अरे बहुत है तेरे पास। लड़कियां गर्ल्स को बोलेंगे तेरे बहुत है, तेरे पीछे बहुत लड़के हैं, लड़के बोलेंगे अरे तेरे पास बहुत लाइन है यार, तो चिंता मत कर, अपन और देख लेंगे। दे शो द ऑप्शंस कि अभी टिंडर पे चले जाओ, इस वाले पे चले, इस पे चले जाओ, ये क्लब ज्वाइन कर लो। इट्स लाइक ए मेन्यू कार्ड नाउ, राइट, ठीक है, कि आपको ये वाली डिश पसंद नहीं आ रही है, अब कुछ और जंप कर लो। तो ऐसे नहीं होता है ना, पहले आपको हील करना पड़ेगा इमोशनली। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी रहता है कि
यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा चल रहा है. व्हेन यू गेट मैरिड योर पार्टनर बिहेवियर्स शिफ्टेड कंप्लीटली डिफरेंट. या. सो उस चीज़ के बारे में आप बताओ कि वो क्यों होता है. आई फील लाइक कि एक होता है ना कि हर इंसान में एक वो डिसीजन होता है कि यार एक किसी को पाने से पहले, किसी पाने को बाद. Right. किसी को कोई आपकी लाइफ में एक होता है, अब जब शादी से पहले वो परमानेंट नहीं होता है, Right. शादी के बाद वो परमानेंट हो जाता है. तो पीपल स्टार्ट समटाइम लाइक टेकिंग फॉर ग्रांटेड मे बी. क्योंकि मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं, मैंने एक ओल्ड एज पीपल देखे हैं जिनकी 50 ईयर्स ऑफ मैरिज हो गए हैं, पर स्टिल अगर वो मैरिज एनिवर्सरी पे फ्लैश लेके जा रहे हैं. Right. कि मैंने फ्यू डेज बैक सीपी में था मैं, और मैंने नोटिस करा एक अंकल थे, वो वॉक भी सही से नहीं कर पा रहे थे पर वो फ्लावर्स ले रहे थे. तो मैं उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था. देन ही सेड कि आज हमारी शादी को 50 साल हो गए, तो आई एम टेकिंग फ्लावर्स फॉर हर. तो इट्स द मैटर ऑफ चॉइस अगेन. सीपी इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेस. मतलब वहाँ जाके ना आपको हर एक बंदे की एक अलग ही नई स्टोरी दिखती है. Whenever I go CP, I never get disappointed. मतलब अगर आप अकेले भी घूम रहे हो ना वहाँ पे, you will get a story from there. वही, आपको बहुत वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे वहाँ पे. Right. कुछ यंग कपल्स मिलेंगे जो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कुछ कपल्स मिलेंगे Exactly. जिनमें अट्रैक्शन है पर वो हाथ नहीं पकड़े हैं. कुछ कपल्स होंगे जो बिल्कुल लवी डवी मूड में हैं, कुछ का आर्गूमेंट चल रहा होगा. इट्स लाइक कि आप छोटी सी जगह पे बहुत सारे वर्जन्स देख लेते हो, एक रिलेशनशिप के भी और एक फ्रेंडशिप के भी. लाइक यू आर सेइंग कि 50 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी. सो मेरे दादा दादी ने भी अपनी 50 ईयर्स ऑफ Wow. एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. एंड वी ऑल वर टुगेदर जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे. एंड मुझे बहुत टाइम्स कभी कभी मैं कुछ कपल्स को देखती हूँ तो मुझे यही सब चीज़ें मैं कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली. तो उनके साथ क्या था कि उनके टाइम पे आप सोचो कि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था जब उनकी शादी हुई होगी. एंड उसके बाद उन्होंने अपना रिलेशन बिल्ड किया, उनके बच्चे हुए, बच्चों के साथ पूरा इन्वॉल्व हो गए. देयर इज़ वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज सीन इन देम कि वो आपस में बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, लेकिन उन्हें कोई डिस्कशन करना है तो वो बैठेंगे. मतलब मेरी दादी को थोड़ा कम सुनाई देता था एंड वो साथ में बैठेंगे. वो किसी कोई भी कभी कुछ बोल रहा है तो वो बोलती थी कि थोड़ा ऊंचा बोलो. एंड जब वो दोनों बैठते थे ना, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वो बिल्कुल एकदम ऐसे बात कर रहे हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस रूम के अंदर भी ना वो दोनों बातें कर रहे हैं. आप सामने बैठे हो, आप नहीं सुन पाओगे कि वो क्या बात कर रहे हैं. सो आई सी दीज थिंग्स. मतलब मैं इन चीज़ों को इस तरह से ही देखती हूँ कि ये चीज़ें आजकल के टाइम पे व्हेन यू नो समवन, व्हेन यू आर डूइंग लव मैरिज, अरेंज मैरिज में भी हम आजकल तो 3-4 मीट्स कर ही लेते हैं पहले. यू नो दैट पर्सन, यू हैव सीन दैट पर्सन, उसके बाद भी हम एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं. एंड मैं हमेशा उनको रिलेट करती हूँ कि कैसे उनकी वो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो पूरे दिन बात नहीं करते थे, बट वेन एवर देर इज़ समथिंग दे वॉन्ट टू टॉक, उन्हें चाहे किसी की चुगली करनी है, आई डोंट नो क्या बात करते थे वो, बट उनको मेरी दादी को उस टाइम सुनाई भी देता था और मेरे दादाजी बहुत धीरे आवाज़ में बात भी कर लेते थे. दिस इज़ सो लवली. ये स्टोरी ना बड़ी एक हार्ट टचिंग वाली है कि वो चुप्पी में ही वो बात कर लेते हैं जो आजकल लोग बोलकर भी नहीं कर पाते. बोलकर भी नहीं कर पाते. तो इसका रीज़न है कि जब हम अभी बात कर रहे थे पहले कि लोगों का माइंड ही फ्लश हो गया है कि बिकॉज ऑफ द रिलेशन जंपिंग, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो इतने रिलेशन जंप कर लेते हैं इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उनको खुद के थॉट्स का क्लैरिटी ख़त्म हो जाता है कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें क्या करना है. अगर वो चीज़ें एक बार ख़त्म हो गई, आपको खुद के माइंडसेट की क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी और इंसान में वो एफर्ट नहीं डाल पाओगे. Right. आप किसी को समझने के लिए डेडिकेशन नहीं दिखा पाओगे. और जो आपने पेरेंट्स वाली बात करी, उनकी जनरेशन में ये हुआ करता था, अच्छा एक बार शादी हो गई तो हो गई तो हो गई. अब 20 साल निकले, 30 साल निकले, 40 साल निकले, मरने तक हम यहीं पे हैं. राइट. तो एक वो चीज़ थी, तो उनके माइंड में क्लैरिटी था कि यार हमें कोशिश करनी है, वी नीड टू मेक दिस वर्क. अब कुछ रिलेशन होते थे जिनमें आप एक्सेप्शंस होते थे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर एक वो डेडिकेशन और एक कंपैशन था कि हमें करना है. बट एक चीज़ मुझे आप बताओ, जैसे नाउ लाइक यू आर सेइंग दैट लोगों का माइंड फ्लश हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. लाइक आई ऑलवेज से कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है. कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी. हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस भी अलग हैं. तो पहले भी अगर हम बहुत पहले की बातें करें, उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि
उनके आसपास तो रिलेशंस हैं, उनके आसपास कपल्स हैं, वो उनको देखते होंगे कि यार वो अपनी बीवी को घुमाने लेके जा रहा है, मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा हूँ, या वाइफ सोच रही है वाइस वर्सा दैट वो तो अपनी वाइफ को हर महीने लेके जाते हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया वाला दौर नहीं था, लेकिन कंपैरिजन तो आई गेस तब भी होता होगा। अभी कंपैरिजन होता है कि मुझे लगता है कंपैरिजन से ज़्यादा आजकल लड़कियों में सेल्फ मतलब रियलाइजेशन ज़्यादा है कि उन्होंने ये चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हैं, अपने आसपास के लोगों में, कपल्स में देखी हैं। नाउ दे हैव रियलाइज कि वी डू नॉट वांट टू सेटल ऑन बेयर मिनिमम। एक बेयर मिनिमम टर्म काफ़ी ज़्यादा ऑन है आजकल। सो दे आर लाइक वी डोंट वांट टू सेटल ऑन बेयर मिनिमम। और ये मेरे को रियलाइजेशन हो गया कि इतना मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। तो वो रियलाइजेशन ही है या फिर वो एक कंपैरिजन ही कर रही हैं? आज के टाइम में बेयर मिनिमम टर्म का डेफिनेशन हर किसी का अलग अलग है। हो सकता है एक ए लड़की के लिए हो कि यार मुझे तो लड़का चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो, जो मेंटली अच्छा हेल्दी हो, भले फेस वाइज अच्छा ना हो तो भी चलेगा। बी कि जिसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जिसका फेस भी अच्छा हो, जिसकी फैमिली भी अच्छी हो। तो इट्स लाइक कि हर किसी का बेयर मिनिमम इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम बेयर मिनिमम टर्म इज़ वेरी जनरलाइज, तो हम उस पर अब नहीं रिलाई कर सकते। तो इट्स लाइक कि आई फील लाइक जहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा सेट बैठ रही है, यू नीड टू सी द पर्सन अपनी एक फिजिकल अपीयरेंस से आगे, भले वो लड़का हो या लड़की हो। सो फर्स्टली बेयर मिनिमम का सबका अलग अलग सीन हो गया, तो वो टर्म ही आई फील लाइक कि अब एक नॉन रिलायबल हो गई हो। रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। राइट, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स यही है कि सबको लगता है कि यार अगेन हम थोड़ा पीछे जाते हैं, सोशल मीडिया वाली चीज़ पे जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, अब मॉर्निंग में उठते ही हो सकता है सबसे पहले इंस्टा चेक कर रहे हो। आपको एक नॉर्मली क्या करना चाहिए कि अपना उठे, आराम से फ्रेश अप हुए या अपना एक रिलैक्स करा, माइंड को शांत करा, पर हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करेंगे। हम देखेंगे अच्छा आज क्या हुआ है, किसने मेरी फ़ोटो लाइक करी है, किसने मुझे मैसेज करा है और मैंने क्या रिप्लाई करना है। तो हमारा मॉर्निंग से वो दिन की एक ट्यून सेट हो गई। आई पर्सनली फील लाइक कि मुझे ना पसंद है कि थोड़ा सेल्फ जोन में रहना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रहना, तो उससे मैं ये वाली चीज़ अभी कनेक्ट करूँगा कि जब मैं खुद के रिलेशन के बारे में सोचता हूँ या मैं किसी और के रिलेशन को देखता हूँ कि मुझे ये समझ आता है कि पीपल आर मोर फोकस एंड रिवॉल्व अराउंड द रिलेशन ओनली। जब आप एक मोर फोकस अराउंड द रिलेशन ओनली करोगे, यू विल नॉट एबल टू फील कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, वहाँ पे कंपैरिजन होता था, ठीक है, वो देखते थे कि आसपास वाले कपल्स को सब कुछ देखते थे, पर एक लिमिटेड थॉट्स होते थे उनके। लिमिटेड थॉट्स हैं, या तो हस्बैंड से बात हो रही है, फैमिली में बात हो रही है, या फिर आसपास वाले किसी से बात हो गई, बहुत लिमिटेड थॉट्स रहते थे। तो उनको वो जो आजकल की सोशल मीडिया की रोशनी है, स्टार्स हैं, वो नहीं दिखते थे। तो इट्स लाइक कि उनमें अंडरस्टैंडिंग जल्दी बिल्ड हो जाती थी। वाइफ ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कुछ बोला, डिसएग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कुछ मर्जी हुआ, रात में खाना साथ में ही बनेगा। रात में खाना वाइफ बना रही है, वो साथ में ही खाएंगे। तो इट्स लाइक दैट कि तब आउटसाइड सर्कल का, आउटसाइड वर्ल्ड का आपके लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत कम था। राइट, कि कंपैरिजन था, बिकॉज ऑफ द लेस इंटरफेरेंस चीज़ें वर्क करी। अब इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू डिस्कस विद। आपके रिलेशन में कोई डिस्कस हो रहा है, इंसान भागा भागा अपने फ्रेंड के पास जाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, बताना मैं क्या करूँ। तो उसके फ्रेंड की जो एडवाइस होगी, फिर बंदा अपना खुद का दिमाग चलाना बंद कर देगा। अच्छा वो भाई ने ये बोला है, बहन ने ये बोला है, आई विल डू दिस ओनली। राइट। तो ये डिफरेंस है हमारे पेरेंट्स वाली कंपैरिजन का और हमारी जनरेशन में कंपैरिजन का। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आई वुड से आप एक रिलेशनशिप में हो, एक मैरिज में हो बहुत सालों तक। लाइक आई सीन पीपल हु आर 25-30 years in a marriage and now they are breaking up, they are going ahead with the divorce. Why? Because right now they felt it कि whatever the relationship was, it was just on the basis of कि चलाना है, there was no love. And कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल शादियों में ना ये चीज़ भी कि अगर आपकी एक शादी को कुछ टाइम हो गया है, बीट 10-12 साल 15 साल व्हाट्सोएवर, एक वो लव वाला पार्ट जो होता है, चाहे वो अरेंज मैरिजेस हैं शायद, चाहे वो लव मैरिजेस हैं, आई डोंट नो मतलब लव मैरिजेस में कितना रहता है या अरेंज मैरिजेस में कितना रहता है, बट आई थिंक वो एक लव जो वर्ड है ना, वो कहीं खो गया है लोगों की लाइफ से। दे डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव। और
they are rarely saying that they love their partner, they are rarely expressing the love for their partner. काफ़ी लोग express करते हैं, बोलता नहीं है कोई. मैंने वाली चीज़ बुक में भी लिखी है, रीअश्योरेंस इज़ लाइक वाटरिंग ए प्लांट. अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, प्लांट ग्रो करता रहेगा, Right. फ्रूट्स देता रहेगा. Right. आपने जिस दिन रोक दिया कुछ दिन में सूख के मर जाएगा. Right. तो भले 10 साल शादी के हो, 20 साल शादी के हो, 5 साल रिलेशन का हो या लाइफ टाइम हो, रीअश्योरेंस शुड ऑलवेज बी देयर. अगर आपने वो नहीं करा, वो पौधा मरेगा ही ना. धूप आ रही है, मिट्टी आ रही है, सब आ रहा है, रिलेशन वही है हमारा. Right. तो रीअश्योरेंस इज़ द की. सो आपने जैसे ये बुक लिखी है, इट्स वन ऑफ दोज जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है. एज आई सेड, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने इससे पहले भी कोई और बुक लिखी है, लाइक ऑन सम इमोशंस, और इस बुक के बारे में और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो? इस बुक के बारे में बोलूँगा कि लोग अबाउट माई बुक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, इसमें स्टोरीज़ हैं या ज्ञान है. तो मैं ये बोलूँगा कि यार ये बुक ना एक मिक्स फिक्शन है. इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. अभी तक ऐसी बुक मैंने ज़्यादा नहीं देखी है जो एग्जिस्ट करती हूँ. तो इसमें आपको जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंटेंट है, आपको नॉन फिक्शन मिलेगा, बट एवरी चैप्टर इज़ रिटन इन ए फिक्शनल एंड स्टोरी टेलिंग मैनर. तो आपको पढ़ते हुए रिलेट होगा कि यार ये तो मेरी सिचुएशन है, ये तो मेरी लाइफ में हुआ था, ये तो मेरी फ्रेंड के लाइफ में हुआ था. तो एक आप रिलेटेबिलिटी फैक्टर पूरी बुक में देख पाओगे, एंड एक आपको लगेगा कि यार ये तो स्टोरी बुक है, इसमें आपको मेरे रियल फ्रेंड्स के नेम्स मिलेंगे, आपको एक सिनेरियोज मिलेंगे जो कि हर इंसान की लाइफ में वंस इन अ वाइल होता ही होता है. So I have conveyed a fictional topic with the help of non-fiction. It's nice. So, like, it's your second book or third book you have mentioned? Okay, so it's my third book, but अभी now it's in traditional. पहले self published था. Now this book is like republished by Bloomsbury. So now it's my debut. Nice, congratulations for Thank you that so as much. well. So any budding writer like who wants to write, उसके लिए आप क्या suggestions दोगे? Like how, since when you are like doing this writing profession? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी बुक लिखना चालू करता है, वो इस थॉट से चालू करता है कि यार हम 200 पेज लिख देंगे, 100 पेज लिख देंगे. वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना या पेन उठाया या लैपटॉप पे चालू करा, दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी, टक 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 टक. पर वो ये नहीं सोचते हैं हमारी स्टोरी में होगा क्या. उनके माइंड में थोड़ी स्टोरी होती है, 2 3 4 5 10 पेज की स्टोरी होती है, हमें ये लिखना है. उसके बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं, हमें इसको कैसे नेविगेट करना है, आगे लेके जाना है. तो फॉर दैट मैं ये सबको कहता हूँ कि यार तुम एक ब्लूप्रिंट बनाओ. पहले एक नोटबुक लो, रफली लिखना चालू करो. अच्छा मेरे चैप्टर 1 में ये हो सकता है, या इससे बेसिक में आते हैं कि आप पहले सिर्फ टॉपिक्स लिखो, नोटबुक्स लिखो 100 200 300 जितने टॉपिक्स आपको लग रहा है ना कि मुझे ये स्टोरी बतानी है, ये स्टोरी बतानी है, तब ऐसा हुआ था, पूरे लिख लिए. देन उन टॉपिक्स को फिर चैप्टर्स में कैटेगराइज करो. जब आप चैप्टर्स में कैटेगराइज करोगे देन यू विल बी हैविंग एक जिस्ट कि अच्छा मुझे इस चैप्टर में ये 4 स्टोरी बतानी है, सेकंड चैप्टर में मुझे 5 स्टोरी बतानी है. आपको ये भी पता होगा कि वो वाला चैप्टर मुझे एंड कहाँ पे करना है. तो आप एक क्लाइमैक्स बिल्ड कर पाओगे, आप एक चैप्टर्स की लेंथ डिसाइड कर पाओगे, और आपको पता होगा कि मेरी स्टोरी किस तरीके से फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट फ्लो होने वाली है. अब आप विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट आप 70-80% अपनी स्टोरी डिसाइड कर लोगे. अब बाकी जो 20-30% का इम्प्रोवाइज है वो बाय द टाइम ऑफ राइटिंग होगा. कोई भी, हर किसी के पास अपनी एक स्टोरी होती है, बट हर कोई राइटर नहीं होता. जैसे आप बोल रहे हो आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाओ, उसमें लिखो, बट हर किसी के, जब हम लिखने बैठते हैं ना तो बहुत लोग होते हैं कि माइंड में आता ही नहीं है कि अब लिखना क्या है. इट्स ऑल इन योर माइंड ओनली कि कैसे करना है. उसको आप क्या कुछ सजेशंस दोगे दैट दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस, लाइक बिल्कुल फ्रेशर एकदम? मुझे ऐसा लगता है फिर आपको पहले रीडिंग करनी चाहिए. देखो अगर आपने रीडिंग नहीं करी, आप डायरेक्टली बुक लिखना चालू कर रहे हो, तो देयर विल लाइक वेरी, आपकी वोकैब बहुत वीक होगी. ओके. अगर आपके पास वोकैब नहीं है, आपको वर्ड्स को मोल्ड कैसे करना है, सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है, आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप नहीं लिख पाओगे. देन यू नीड टू रीड फर्स्ट. आपका जॉनर है, डिफरेंट जॉनर्स है, आपको वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. जब आप रीड करोगे 2 बुक 4 बुक 5 बुक, आपको पता चलेगा कि यार उस राइटर ने ऐसे लिखा था, वो वाली लाइन मुझे उसकी बहुत पसंद आई थी, ये उसका वर्ड्स ख़त्म करने का तरीका था, ये चैप्टर स्टार्ट करने का वे था. देन यू नीड टू रीड फर्स्ट, देन आप लिखने पे जंप करोगे. आपको खुद को फील होगा कि नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट, नाउ आई कैन डू दिस.
हु आर दोज राइटर्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए? अगर ये मैं बुक की बात ना करके इन जनरल बात करूँ, देयर इज़ अ बुक गुड वाइब गुड लाइफ बाय वेक्स किंग। ओके। वो मुझे बुक पर्सनली बहुत पसंद है। एक बुक है ट्यूसडे विद मॉरी। ओके। वो बुक आई फील लाइक वंस इन अ लाइफ सबको पढ़नी चाहिए। एक होता है ना कि आज के समय में सबको शौक है कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना है, हमें खुद को ग्रो करना है, तो जिसको भी पढ़ना है ट्यूसडे विद मॉरी इज़ द मस्ट रीड। ओके। तो ये 2 बुक ने मेरे लिए पर्सनली बहुत हेल्प करा है। ओके। एंड एनी इंडियन राइटर? इंडियन राइटर में मैंने ज़्यादा फिक्शन सी रीड करी हैं। ओके। ठीक है, मुझे पोइट्री बुक्स पसंद है। एक पोइट्री बुक है इन द साइलेंस यू लेफ्ट बिहाइंड बाय सुमित्रा मंडा। ओके। एंड एक माइथोलॉजी वगैरह पे बुक्स है बाय उस बुक का नाम है समसारा बाय सक्षम गर्ग। ओके। एंड लाइक दीज बुक्स आर लाइक माई एक फेवरेट कलेक्शन वाली कहते हो आप, वो हैं। सो यू ऑलवेज वांट टू राइट इसी जॉनर में बुक्स या फिर अलग अलग जॉनर भी ट्राई करने हैं? यस, मैंने एक्सप्लोर करा है। सबसे Okay. पहले मैंने थोड़ा रोमांटिक शॉर्ट स्टोरीज लिखा, Okay. देन आई ट्राइड सेल्फ लव। ठीक है, फिर मुझे जब मैंने ये वाला बुक लिखा तो मुझे फील हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू राइट। मुझे अब क्लैरिटी मिल गया है। क्योंकि सबको स्टार्टिंग से क्लैरिटी नहीं होता है। मुझे अब आज राइटिंग में अराउंड 4+ ईयर्स हो गए हैं, तो अब मुझे समझ आया है कि अच्छा मुझे ये करना है। करना वो भी था, वो भी अच्छा करा है, कर ये भी रहे हैं, पर इसमें क्लैरिटी है। जब पीपल रिलेट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मुझे मैसेजेस आते हैं कि दिस बुक सेव्ड आवर रिलेशन, दिस बुक हेल्प अस इन दिस वे, एंड ऐसा जब पता चलता है तब मुझे लगता है कि गौतम दिस इज़ यू नीड टू डू, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। सो आगे क्या प्लान्स हैं और बुक्स को लेके? कौन सी न्यू बुक्स आप सोच रहे हो? एंड सिंस इट्स इन इंग्लिश, इसका कोई हिंदी वर्जन भी आने वाला है? यस, हिंदी वर्जन आने वाला है। आई गेस बाय द टाइम ये पॉडकास्ट आउट होगा तो हिंदी वर्जन या तो प्री ऑर्डर पे होगा या ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो चुका होगा। इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा फॉर द मेल ज़रूर आएगा। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इट मे टेक 4 months 5 months 6 months, बट वो आ रहा है, कमिंग सून है उसकी। पीपल आस्क मी कि फॉर एग्जांपल अगर जब कोई कपल एक बुक लेने आता है तो वो कहता है कि यार लड़की कहती है कि यार ये बुक तो तुझे पढ़नी चाहिए, लड़का कहता है कि यार हिम वाली बुक कब आ रही है, मैं इसको कभी वाली बुक गिफ्ट करूँगा। तो इट्स लाइक दैट कि तो वो भी आ रही है, विद इन दिस ईयर आ रही है। आपको क्या लगता है कि लड़कियों के एंड से ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो वो लड़कों को कन्वे नहीं कर पाती? मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर मोर टेंड टू रिसीव फीडबैक्स। लड़कियां ज़्यादा फीडबैक रिसीव करने में वेलकमिंग होती हैं, उनको ज़्यादा अगर आप समझा रहे हो समझने के लिए रेडी होती हैं, पर लड़के इस चीज़ में इतने ओपन अप नहीं होते। अब ये वाली बुक भी आप सरप्राइज हो जाओगे, लाइक एक मेजॉरिटी ऑफ इसका रीडर बेस गर्ल्स हैं। वो गर्ल्स आगे बॉयज़ को बता रही हैं, गर्ल्स आगे बॉयज़ को पैराग्राफ्स की फ़ोटो शेयर कर रही हैं, बता रही हैं कि अच्छा मुझे ये कॉन्वे करना था, मुझे ये समझ नहीं आया था, तो मैं ये समझाना चाह रही थी। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। तो इट्स कि इसका भी रीडर बेस ज़्यादा गर्ल है, हिम का भी रीडर बेस ज़्यादा गर्ल ही होगा। राइट। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक जेंडर बुक्स पढ़ के आगे पास ऑन कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिम वाली बुक में पर्सनली शायद बॉयज़ पिक करें। ओके। तो हाँ, गर्ल्स आर लाइक मोर टेंड टू रिसीव फीडबैक और वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करती हैं। पर कई बार क्या होता है, बॉयज़ वगैरह उसमें ईगो में आ जाते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं या वो गुस्सा कर जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसा कैसे बोला, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा। ऐसा नहीं होता है ना। रिजिड हो जाते हैं। वो रिजिड हो जाता है। अब वही हम जो पहले बात कर रहे थे, अब ब्रिंगिंग एंड वो सर्कल वाली, ये वो वहाँ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। बट स्टिल मतलब कुछ हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता। लड़कियों की भी कोई ना कोई एक म्यूचुअल ऐसी हैबिट होती होगी जो आई गेस सब लड़कियों के साथ होती होगी कि वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं या वो ये चीज़ लड़कों से कन्वे नहीं कर पाती हैं। डू यू रियली थिंक ऐसी कोई चीज़ है जो एक्चुअल में मतलब जो म्यूचुअल हो, ऐसा कुछ? दोनों में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में सबको लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं ना, अच्छा अब बाहर जा रहा है, ओके, उसने मुझे नहीं बताया, ओके। पर जब हम स्टार्टिंग में अपनी इनसिक्योरिटीज़ सामने वाले को शेयर नहीं करते हैं, हम अपने लिमिट्स सामने वाले को नहीं बताते हैं, दिस इज़ अ लिमिट, मैं तेरा वेट करूँगी, तेरा वेट करूँगा, एंड ये मेरी इनसिक्योरिटी है पहले से, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। पहले हम स्टार्टिंग में दोनों के लिए ये बहुत लवी डबी मूड में रहते हैं, गो विद द फ्लो हो जाता है, एन्जॉय करते हैं अपना। पर
आफ्टर अ वाइल जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, जब उनको अपनी इनसिक्योरिटीज हिट करती हैं, तब लड़ाई चालू होती है। फिर सामने वाला इंसान बोलता है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तूने मुझे पहले एक्सप्रेस क्यों नहीं करा, तेरे में ये इमोशंस है, ये ऐसे सारे थॉट्स हैं। तो आई फील लाइक कि लड़कियों को भी और लड़कों को भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ और उनका माइंड कैसे वर्क करता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड वो किस लिमिट तक वेट करेंगे एक दूसरे का। देर इज़ ए लिमिट। हर इंसान अपने माइंड में थॉट सोच के चलता है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आपकी पहले से क्लियर हो रही हैं आपस में बैठ के, लड़कियों की भी लड़कों की भी, तो देयर इज़ अ लाइक हायर चांस कि आपका रिलेशन लॉन्ग रन में बहुत अच्छा वर्क करे। आई गेस यू शुड ऑल्सो राइट अ बुक ऑन द लाइक फॉर बोथ ऑफ द परस्पेक्टिव, एक कपल के परस्पेक्टिव से, क्योंकि समटाइम्स लाइक आई सेड अर्लियर कि एक मैरिज में होते हुए भी लोग सिर्फ इसलिए साथ रह रहे होते हैं कि एक एक्सेप्टेंस के लिए, एक जस्ट कि चलना है। हम लोग डाइवोर्स नहीं कर सकते, हम लोग सेपरेट नहीं हो सकते, व्हाट्सएवर, राइट। तो वो एक उसमें रहते हैं, एंड लेटर ऑन इफ अगर उनको लगता भी है दैट दे आर फाइंडिंग समवन एल्स हु इज़ मोर लवेबल, जो उनको एक्चुअल में समझ पा रहा है, क्योंकि हम भी तो इवॉल्व होते हैं ना टाइम टू टाइम। हम बीइंग अ ह्यूमन, आज मैं जो हूँ और आज से 10 साल बाद जो मैं हूँ, उसके साथ साथ वो इवॉल्व होना मेरे पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है, वो माइंड सेट होना। क्योंकि मेरे जो ट्रॉमाज या मेरी जो भी कोई चीज़ें बचपन की रह चुकी होती हैं, अगर वो मेरा पार्टनर हील नहीं कर पा रहा, और सेम और सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा मेरा पार्टनर भी मुझे दे रहा है, डिस्पाइट ऑफ लाइक लव मैरिज, अरेंज मैरिज, व्हाट्सएवर, चाहे आपने उसको बता दिया नहीं बताया, लेटर ऑन तो पता ही चल जाता है। तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को भी हर्ट कर रहे हो, एंड आप जब एक बहुत लॉन्ग टाइम तक उस पर चलते जाते हो, तब एक पॉइंट आता ही है कि आप एक बहुत लंबे रिलेशनशिप को एंड कर रहे होते हो। बट आई गेस वहाँ पे आपका एक कंफर्ट जोन हो चुका होता है आपके पार्टनर के साथ। आई डोंट नो कि वो नए पार्टनर के साथ आपका कैसे होता है, या फिर कई लोग सिंगल भी रहते हैं, आई हैव सीन दैट इज़ वेल। तो आई डोंट नो, बट एक आदत हो जाती है, आप साथ रहते हो, तो शायद इस वजह से भी लोग उस चीज़ को ब्रेक नहीं करते हैं। होता ही है कि लोगों को ट्रॉमा में भी कंफर्ट मिल जाता है, उनको आदत हो जाती है उस साइकिल की, राइट। इट्स नॉट लाइक कि वो खुश होते हैं तभी वो आदत बनती है, इट्स लाइक कि उनको एक ट्रॉमा की भी आदत हो चुकी होती है। अच्छा ये इंसान तो ऐसा ही है, आएगा चिल्लाएगा चला जाएगा, आएगा चिल्लाएगी चली जाएगी। तो इट्स लाइक कि उनको ट्रॉमा भी एक कंफर्ट बन चुका होता है, तो वो उनको एक खाली इमोशंस फेस करने में डर लगता है। आई नो ए कपल, उनके साथ था कि वो बहुत लंबे टाइम तक साथ में थे। लड़के ने प्रोमिस करे कि मैं साथ हूँ, आई विल बी विद यू, एंड लड़की ने भी करे। पर आफ्टर अ वाइल लड़के ने बैकस्टेप करा कि यार मेरी फैमिली नहीं मान रही है। तो उसको स्टार्टिंग में नहीं पता था क्या, उसको स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं थी क्या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, उसको स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं थी। एंड सेम विद अ गर्ल कपल, लाइक एक और कपल, लड़की ने स्टार्टिंग में सारे प्रोमिस करे, आई एम हियर, आई विल ऑलवेज विद यू एंड सारी चीज़ें। पर आफ्टर अ वाइल उसको हिट हुआ गया मेरी फैमिली तो सपोर्ट करेगी नहीं, तो जितना मर्जी आगे लाइफ में बढ़ जाए, जितना मर्जी नाम बना ले, मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी। देन इन द मैटर ऑफ डेज वो उसने सालों का रिलेशन से बैकस्टेप कर लिया। तो इट्स लाइक कि लोगों का माइंड में पहले ही होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो एक दिन में बिल्ड हो जाता है। भले लड़का हो या लड़की, दोनों के माइंड में पहले से ऐसी कहानी चल रही होती है, उनके पहले से ऐसे डिसीजंस होते हैं, तभी वो चीज़ें एक्चुअली में वैसी बन जाती हैं। एंड पहले ही आई गेस इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको एक रिलेशन शुरू करने से पहले ले लेनी चाहिए। तो भाई तुम बता दो, तुम्हें आना है ढंग से आओ वरना मत आओ, आना है ढंग से आओ वरना मत आओ, तुम्हें लवी डवी फील करना है अच्छे से करो, कराओ, पर मजाक मत करो यार, किसी के मेंटल हेल्थ के साथ खेलना इज नॉट अ जोक। राइट, बिकॉज उस ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है, एंड वो ट्रस्ट इश्यूज इतने हो जाते हैं कि आपका पार्टनर नेक्स्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, आप उस पर उस लेवल का ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। वही आप क्योंकि क्या होता है कि हर एक रिलेशन आपको चेंज करता है, आप मेंटली चेंज होते हो, आप फिजिकली चेंज होते हो, आपका डिसीजन मेकिंग चेंज होता है। नाउ इट्स लाइक कि आप एक इंसान को बदल के जा रहे हो इन पीसेस। अब वो पीसेस में कैसी शेप में वापस बनेगा उसको खुद को भी नहीं आइडिया उसका। राइट। सो गौतम, एज आई नो कि आप काफ़ी लोगों को हेल्प भी करते हो राइटिंग में एंड स्टोरी टेलिंग में, बिकॉज एज आई सेड कि बहुत लोगों के माइंड में स्टोरीज होती हैं बट वो लोग शेयर नहीं कर पाते, दे डोंट नो। सो हाउ यू डू ऑल दीज थिंग्स एंड कैसे आप उनकी हेल्प करते हो? देखो, जैसे मुझे कभी स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं मिला था कि यार कैसे स्टार्टिंग करनी है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो मैंने जब फिगर आउट करा, फिर मुझे बाय द टाइम अभी रियलाइज़ हुआ काफ़ी टाइम से कि यार किसी को गाइड करना इज़ द बेस्ट वे जो आप कर सकते हो सपोर्ट करने में। राइट।
सो लाइक आई रिसीव टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम वगैरह एंड कुछ वैसे भी आते हैं कि यार हमें बुक लिखनी है, हम कैसे लिखें, हमें बुक राइटिंग स्टार्ट करनी है, हम कैसे स्टार्ट करें। तो यार मुझे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है कभी बताने में। आई फील लाइक कि मैं जो उनका पहले एक हम कॉल शेड्यूल कर लेते हैं या मैसेज पे बात कर लेते हैं, अच्छा आपकी किस जॉनर की बुक है या आपको क्या लिखना है, एंड अभी उनको पब्लिशिंग का गाइडेंस चाहिए होता है कि हम ट्रेडिशनल में कैसे जाएं या सेल्फ पब्लिश कैसे करें, उसका प्लेटफॉर्म क्या अच्छा है। सो जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियंस होते हैं मैं वो शेयर कर देता हूँ। इट्स ऑन देम कि उनको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्या करना है। मैं अपने एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक गाइडेंस जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं मुझसे रिलेट करके उनको सारी चीज़ें बता देता हूँ। दिस इज़ लाइक दीज आर द ऑप्शन, आप ये कर सकते हैं। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के बडिंग राइटर्स के लिए आप बताना चाहोगे, बिकॉज AI इज़ एवरीवेयर, राइट। तो बहुत सारे लोग उसकी हेल्प लेके राइटिंग एंड वो सब स्टार्ट कर दिया है लोगों ने ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट लोग बुक भी लिख रहे हैं उन सब चीज़ों की हेल्प लेके। तो वो कितना रिलायबल रहेगा आगे के लिए, क्योंकि और एंड जो ऑथर्स हैं, जो एक्चुअल ऑथर्स हैं जैसे आप हो, जो एक रियल एंड रॉ इमोशन को लेकर आ रहे हो सबके सामने, वो आप कैसे, वो उन लोगों के लिए कैसा थ्रेट है या देयर इज़ नो थ्रेट एट ऑल? देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले भी थी। पहले AI नहीं था तो घोस्ट राइटर्स तो हमेशा से हैं। ओके। कि अब नाम आपका है या बुक लिख कोई रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये हमेशा से है। पर AI से नाउ चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। अब इंसान अपने लाइक अपने कंफर्ट में बैठा हुआ विदाउट एनी एक्सपेंसेस वो चीज़ कर लेता है। पर आई फील लाइक कि AI कभी वो चीज़ नहीं बना पाएगा, वो रॉ इमोशंस नहीं बना पाएगा ह्यूमन के, जो एक बुक से लोगों को कनेक्ट करते हैं। पर्सन कैन रिफाइन कंटेंट विद AI, ग्रामर करेक्ट करा, वो सब आप कर रहे हो, पर एक रॉ इमोशंस एक इंसान के होने चाहिए ना, तभी वो बुक है, नहीं तो वो एक आई डोंट नो व्हाट टू से। राइट, एग्जैक्टली। सो इसी के साथ हम आज का अपना पॉडकास्ट यहीं पे क्लोज करते हैं। एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो मेरी फेवरेट मूवी भी है, द नोटबुक। तो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय निकोलस स्पार्क्स एंड it has mentioned, real love is not perfect, it's not always easy, not always kind, but it shows up. It shows up even on the days you don't feel like loving, and maybe that's what makes it feel real. सो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गौतम फॉर कमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।